कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए समांतर एवं तिर्यक रेखा। समांतर शब्द का अर्थ है समान अंतर एवं तिर्यक, तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा से आप विज्ञ हैं कि रेखा हम किसे कहते हैं, आप जानते हैं। तो समांतर एवं तिर्यक रेखाओं की बात हो रही है तो सबसे पहले हम समांतर रेखाएं कैसे समझें। ये पटरी आपके सामने है, इसके दो किनारे देखिए, एक किनारा ये और एक किनारा ये। देखने पर आपको पता चलेगा कि ये दोनों किनारे कभी भी मिलते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अब यदि इन किनारों को हम अपनी इस कागज़ में उतारें तो किस प्रकार से, देखो एक किनारा ये बनाया, दूसरा किनारा इस प्रकार से था। अब ये कागज़ में देखने पर इस प्रकार की दो रेखाएं हमें मिलती हैं। इन दो रेखाओं को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो रेखाएं अनिश्चित रूप से अगर बढ़ाई भी जाएं तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखा। इस प्रकार की रेखाओं के उदाहरण आप अपने आसपास के परिवेश में आसानी से देख सकते हैं। आप जिस उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं उसमें भी जो रेखाएं खींची होती हैं वह समांतर रेखाओं के रूप में आपको दिखाई देंगी। घर में आप दीवारों को देखिए, दीवारों को किनारों को देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर आपको रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। अब दूसरा शब्द इसमें है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है, तिर्यक यानी तिरछी। तो यदि दो या दो से, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची है पहले दो, तो अब एक इनके बीच में मैं एक और रेखा खींच दे रहा हूँ तो ये तीन रेखाएं हो गई हैं। अब यहाँ पर यह नहीं दिखाया है कि कौन किसके समांतर है, ये सिंपली तीन रेखाएं हैं ये मान के चलिए। यदि कोई रेखा इन तीनों को ऐसे काट रही है तो यह तिरछी आपको दिखाई दे रही है। तो एक रेखा यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है तो इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल। चित्र में आपको अब तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं जिसमें एक रेखा इन दो रेखाओं को काट रही है। तो माना मैं इस रेखा का नाम कहूँ L और इस रेखा का नाम कह दूँ स्मॉल m और इस रेखा का नाम कह दूँ P। तो यहाँ पर जो P है इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा। तो P को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा। तो हमें सीखना यह है कि ट्रांसवर्सल और रेखाओं के बीच में जो विभिन्न प्रकार के कोण बन रहे हैं उन कोणों का नाम क्या है और उन कोणों का आपस में संबंध इन रेखाओं के साथ क्या है। तो सबसे पहला कोण युग्म है, यहाँ पर सभी कोण युग्म के रूप में होंगे। तो सबसे पहला है संगत कोण, सभी कोण युग्म के रूप में होंगे, मतलब दो कोण संगत होंगे एक दूसरे के कब। अब प्रत्येक कोण की इसमें पोजीशनिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं कोण। जैसे ये है एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक ये बना। ऐसे ही एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अगर हम इन कोणों के नाम संख्याओं के रूप में लिखें, माना 1 2 3, इसको 4 5 6 7 और ये 8। तो अब हर कोण के लिए हमने उस कोण की स्थिति देखनी है, उस आधार पर हमने कोण युग्मों के नाम सीखने हैं कि हम किस कोण युग्म का क्या नाम कहेंगे। सबसे पहले सीखते हैं संगत कोण। ऐसे दो कोण संगत कोण कहलाते हैं जो दोनों रेखाओं से एक ही प्रकार से बने हुए हैं, मतलब एक ही तरीके से। जैसे एक कोण ये इस रेखा से बना है तो उसी प्रकार इस रेखा को नीचे ले जाएंगे तो एक कोण ये बन रहा है, 3 और 1। अब देखो 8 कैसे बना है, ये और ये रेखा नीचे गई, फिर दूसरी रेखा के साथ भी वैसे ही कोण बना। तो कोणों की स्थिति देख के तो इन दोनों में आप यह भी देख सकते हैं कि एक कोण दोनों रेखाओं के बाहर है तो एक कोण अंदर है, लेकिन वे दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है।
ट्रांसवर्सल के या तो राइट में है या लेफ्ट में है। क्योंकि ये त्रियक रेखा है तो इसके इधर वाला हिस्सा दायां हो गया, इधर वाला हिस्सा बायां हो गया। तो कोण 1 और कोण 3 दोनों क्या हैं, दाईं ओर हैं, और एक बाहर है 3 अंदर है। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बाहर है 2 अंदर है, लेकिन इन दोनों से रैखिक युग्म भी बन रहा है। तो संगत कोणों से आपको रैखिक युग्म नहीं मिलेगा। तो उनकी पोजिशनिंग देखिए, जैसे तिर्यक रेखा किस प्रकार से बना रही है, देखो एक लाइन से ऐसे बना रही है ये, तो फिर उसी से आगे बढ़ रही है तो दूसरा ये, इस प्रकार के कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर संगत कोण के युग्म कौन कौन हो गए, 1 का संगत 3 हो गया, ऐसे ही 8 का संगत 6 हो गया। अब आप नीचे से अगर यहाँ से देखेंगे तो 5 का संगत 7 हो गया और 4 का संगत 2 हो गया। तो इसमें संगत कोण के सभी युग्म में लिख दे रहा हूँ। 1 का संगत कोण कौन हो गया 3, कोण 8 का संगत कोण कौन हो गया कोण 6, कोण 4 का कोण 2, और एक और है 5 का कोण 7। अब इसको गिनती के हिसाब से याद नहीं करना है, बल्कि कोणों की आपने स्थिति देखनी है। तो इस प्रकार की स्थिति मिलेगी आपको। देखो ये कोण बनने का एक ही तरीका, वही नीचे गई तिर्यक रेखा, फिर ऐसे ही उसने दूसरी रेखा से भी वैसे ही पोजीशन में कोण बनाया। तो इस प्रकार के कोण कहलाते हैं संगत। और आप इसको दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो एक कोण बाहर होगा, एक कोण अंदर होगा। ट्रांसवर्सल के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, लेकिन दोनों कोणों से रैखिक युग्म नहीं बनेगा, क्योंकि रैखिक युग्म 1 और 2 से बन रहा है। तो ये दोनों संगत नहीं है, 1 और 3 संगत है। और ज़्यादा अच्छा है कि आप इस प्रकार से उसको सीखिए, कोण के बनने के प्रकार से। अब एक अगला युग्म है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतः शब्द से हमें क्या पता चल रहा है, अंदर। तो कौन से 2 कोण एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे, दोनों के दोनों कोण देखो अंतः माने अंदर के होंगे। अब देखो हम रेखाओं के अंदर के अगर कोणों की बात करें तो कौन कौन है, एक 2 है, एक 7 है, एक 6 है और एक 3 है। इनका मैं अंग्रेजी में भी नाम लिख दे रहा हूं। इसको कहते हैं करॉस्पॉन्डिंग, संगत कोण को कहते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो बात करते हैं अंतःकोणों की। तो 2, 3, 6 और 7 ये 4 अंतःकोण हैं। तो इसमें एकांतर कौन होंगे, 1 के अंतर के बाद 2 का एकांतर कोण होगा 6, 2 का इस तरफ और 7 का इस तरफ। एक अंतर के बाद 7 के सामने ये 6, इसके बाद ये 7 का एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के युग्म कौन कौन से हुए, 7 का एकांतर अंतःकोण हो गया कोण 3 और 2 का एकांतर अंतःकोण हो गया कोण 6। और जब आप प्रश्नों का हल करेंगे और जब भी आप इस प्रकार का जेट लाइक इस टाइप का चित्र आप पाते हैं तो ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। अभी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या दोनों बराबर होंगे ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, केवल बताया जा रहा है कि ये दोनों कोण को हम एकांतर अंतःकोण कह सकते हैं। और जेड इस टाइप से भी कभी कभी आपको मिलेगा, ये इस टाइप से, तब भी आप इस कोण को और इस कोण को एकांतर अंतःकोण कहेंगे। तो यह भी एक तरीका है एकांतर अंतःकोण ढूंढने का। अगला कोण युग्म है एकांतर बाह्य कोण, यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एकांतर के लिए ऑल्टरनेट और इंटीरियर के लिए एक्सटीरियर शब्द इस्तेमाल होगा। एकांतर के लिए वही ऑल्टरनेट और बाह्य के लिए एक्सटीरियर।
तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमें ढूंढने हैं एकांतर बाह्य कोण। तो शब्द बाह्य से हमें पता चल रहा है कि बाहर के कोण, यानी जो ये रेखाएं हैं इनके बाहर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। ये अंदर वाले छोड़ के तो बाहर बन रहे हैं 1, 8, 5 और 4। फिर इन कोणों की स्थिति हम देखते हैं। तो एक इस तरफ है तो इसका बाह्य एकांतर जो होगा, एकांतर कोण बाहर जो होगा वो इस तरफ होगा। आप यह देख रहे हैं कि एकांतर कोण तिर्यक रेखा के लेफ्ट और राइट हैं। तो एक दाईं तरफ है तो फिर इसका बाह्य रूप से एकांतर जो का कोण होगा वो बाईं तरफ होगा। तो एक का एकांतर बाह्य कोण 5 होगा, तो 8 का एकांतर बाह्य कोण कौन होगा? 5 नहीं होगा, वो क्या होगा? 4 होगा। तो एकांतर बाह्य कोण के युग्म आए कोण 1 के लिए आप लिखेंगे कोण 5, और कोण 8 का एकांतर बाह्य कोण होगा कोण 4। तो 3 प्रकार के युग्म हम समझ चुके हैं कि कौन से कोण को हम संगत कहेंगे, कौन से कोण को एकांतर अंतः कोण कहेंगे और कौन से कोण को एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। अगला कोण युग्म है अंतः अभिमुख। अंतः अभिमुख, अंतः शब्द से ही पता चल रहा है कि कोण कहाँ होंगे? अंदर होंगे। अभिमुख माने आमने सामने। ऐसे दो कोण ढूंढने हैं जो अंदर हों और आमने सामने हों। तो इनको इंटीरियर अपोजिट भी कहेंगे। इंटीरियर अपोजिट। अंदर के कोण 1, 2, 3, 4। अब आमने सामने, ऐसे आमने सामने, ऐसे नहीं, रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे, ऐसे आमने सामने। तो 2 के सामने 3, 7 के सामने 6। तो इन कोणों को हम कहते हैं एक दूसरे के अंतः अभिमुख। तो ये कोण युग्म अंतः अभिमुख के लिए हम लिखेंगे 7 का अंतः अभिमुख है 6, और कोण 2 का अंतः अभिमुख है कोण 3। अंतः अभिमुख की तरह बाहर से जो आमने सामने होंगे उनको हम कहेंगे बाह्य अभिमुख, यानी अंग्रेजी में एक्सटीरियर अपोजिट। ये इंटीरियर अपोजिट, ये एक्सटीरियर अपोजिट। आमने सामने ढूंढने हैं आपने, लेकिन कोण होने चाहिए बाहर के। तो बाहर कितने कोण हैं? 1, 2, 3, 4। अब बाहर 1 के सामने दूसरा, 1 के सामने 4, 8 के सामने 5। तो 1 का बाह्य अभिमुख कोण हुआ 4 और कोण 8 का बाह्य अभिमुख हुआ कोण 5। तो इसके लिए जो आप युग्म लिखेंगे, कोण 1 के लिए बाह्य अभिमुख कोण है कोण 4, और कोण 8 के लिए बाह्य अभिमुख कोण है कोण 5। अभी तक हमने सिर्फ यह जाना कि किन दो कोण को हम संगत कोण कहेंगे, किन दो कोण को एकांतर अंतः कोण कहेंगे, किन को एकांतर बाह्य कोण, किन को अंतः अभिमुख और किन को बाह्य अभिमुख। जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इतने प्रकार के आपके क्या बनेंगे? कोण युग्म बनेंगे। और इसके अलावा भी कोण युग्म बनेंगे, उनको आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे 8 के सामने 2 है शीर्षाभिमुख, 1 के सामने 7 है ये शीर्षाभिमुख। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P और L जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर आमने सामने के कोण को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ऐसे ही रैखिक युग्म के भी कोण बनेंगे, ऐसे आसन्न कोण जिनके अवभयनिष्ठ भुजाओं से रेखा बन जा रही है। 1 का 2, 1 का 8, 8 का 7। तो बहुत सारे इसमें रैखिक युग्म के भी कोण हैं, रैखिक युग्म के भी बहुत सारे जोड़े हैं। ऐसे ही शीर्षाभिमुख कोणों के भी बहुत सारे जोड़े हैं, लेकिन उन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है अब हमारी अगली प्रश्नावली में काम आने वाले कोण युग्म हैं संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, अंतः अभिमुख और बाह्य अभिमुख। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने पहले पढ़ा है वह भी हमें पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं L और M, इनके समांतर होने से क्या होगा। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई L और M, तो फिर ये दोनों कोण 1 और 3 बराबर हो जाएंगे।
आप इस प्रकार की आकृति खींच के इसको जांच भी सकते हैं। आप जैसे एक पटरी लीजिए, एक सीधी सी पटरी, उसके दोनों किनारों से, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, इससे दो रेखा खींच दीजिए, ये समांतर हो गई, और फिर एक तिर्यक रेखा खींचिए। फिर आप चाँदा से इस कोण को और इस कोण को नापिए तो आप बिल्कुल बराबर प्राप्त करेंगे। और ये दोनों कोण क्या हैं? संगत कोण है। इन दोनों कोणों को अगर आप नाम देना चाह रहे हैं तो इनका नाम क्या दे सकते हैं? संगत कोण है। अभी अभी हमने पढ़ा है, इन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण बराबर हो रहे हैं कब? जब ये दो रेखाएं जिनको हमने L और M नाम दिया था, ये दो रेखाएं अगर समांतर हो जाएं तो तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले संगत कोण बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार आप इस कोण को इसके बराबर कह सकते हैं क्योंकि यह इसका शीर्षाभिमुख है। यह कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों तो हमने बराबर कहा चाँदे से नापने पर। अब ये कोण इसके बराबर हो गया गणितीय नियम शीर्षाभिमुख से। तो अगर यह कोण माना 70 अंश का था चाँदा से नापने पर, यह भी 70 अंश का था, अब यह इसके कारण 70 अंश का हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों कोण भी तो बराबर हो गए। ये दोनों क्या हैं? एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं। अब अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो गया? शीर्षाभिमुख से 70, और यह कोण और यह कोण ये क्या है? एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि ये इस तरफ है देखिए बाहर से, और ये दूसरी तरफ है, तो एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। और इसी प्रकार अगर आप 70 और ये 70 आया, अगर आप इसको प्राप्त करना चाहें तो रैखिक युग्म से इसको प्राप्त करेंगे तो आपको 110 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 110 ये क्या मिल जाएगा आपको? 180। अब ये 70 है तो यह भी क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि यह और यह दोनों संगत कोण हैं। तो 110 और इस 70 को जो कि बाह्य अभिमुख हैं इनको भी जोड़ेंगे तो आपको 180 मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कोण युग्म बनते हैं तो उन कोण युग्मों का अब एक रिश्ता हो जाता है। जब ये L और M समांतर नहीं है तब की बात नहीं हो रही है। जब L और M समांतर हैं तब संगत कोण बराबर हो जाते हैं। एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर हो जाते हैं, और अंतः अभिमुख और बाह्य अभिमुख कोण सप्लीमेंट्री संपूरक होते हैं, अर्थात उन दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो आप एक पटरी की सहायता से ही आप घर में बैठे बैठे इसको सिद्ध भी कर सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा। एक पटरी से जैसे मैंने आपको दिखाया, रेखा खींचिए, एक तिर्यक रेखा खींचिए, चाँदा से नापिए, आपको यही रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो बनने वाले कोण युग्म में संगत कोण ही बराबर होते हैं। एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। अंतः अभिमुख और बाह्य अभिमुख कोण का योग 180 अंश होता है। और यदि इसका उल्टा, जब भी आपको माना इस प्रकार का आपको चित्र मिलता है और इन दो रेखाओं के समांतर या असमांतर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी, माना ये रेखा P और ये Q, इनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये L कोई ट्रांसवर्सल है और आपको इसका मान दिया है माना 65 अंश और इसका मान भी आपको 65 अंश दिया है, तो आप इन दोनों कोणों को देख के क्या कहेंगे? ये और ये एकांतर बाह्य कोण है, इसके 65 होने से ये भी 65 हो गया। तो या फिर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं, अब इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों कोण क्या हो गए? संगत कोण, और आपस में इनके मान क्या हैं? बराबर हैं। तब ये P और Q जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएंगे। अर्थात एक भी कोण युग्म में, किसमें से? संगत में से, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य। तो यदि संगत कोण बराबर हो जाते हैं, यदि एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाते हैं, या फिर यदि एकांतर बाह्य कोण, कोई भी कोणों का एक युग्म अगर आप बराबर दिखा सकते हैं या दिखा देते हैं तो रेखाएं P और Q समांतर हो जाती हैं।
अर्थात जो मैं आपको ऊपर बता रहा था उसका विपरीत भी सही है। और इसी प्रकार यदि इन दो कोणों का योग, एक भी युग्म आप इन दोनों का योग 180 अंश पा रहे हैं या इन दोनों का योग 180 पा रहे हैं, ये अंतःअभिमुख है, या इन दोनों का योग 180 पा रहे हैं या इन दोनों का योग 180 पा रहे हैं, ये बाह्य अभिमुख है, तब भी P और Q एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि P और Q समांतर हैं तो संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण के युग्म बराबर होते हैं, उनके मान बराबर होते हैं, और अंतः अभिमुख और बाह्य अभिमुख कोण युग्म में दोनों कोणों को जोड़ के 180 अंश प्राप्त होता है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि आपको या तो संगत कोण युग्म बराबर मिल जाता है, या एकांतर अंतः कोण युग्म या एकांतर बाह्य कोण युग्म बराबर मिल जाता है, या अंतः अभिमुख और बाह्य अभिमुख कोण युग्म में से किसी भी युग्म का योग आपको 180 अंश प्राप्त हो जाता है, तब आप कहोगे रेखाएं P और Q एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इन दो नियमों का हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए और याद रखिए कि समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार के कोण युग्म बनते हैं, और रेखाओं के समांतर होने पर उनका आपस में क्या रिश्ता है, या उनके बराबर होने पर रेखाओं का आपस में क्या रिश्ता है।